वालेकुम। ए स्क्वायर पॉडकास्ट सीरीज़ में सबको खुशामदीद। आज हमारे साथ हारिस आमिर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस। वालेकुम मैं आपको सलाम। खुशामदीद कहता हूँ ए स्क्वायर शुक्रिया। पॉडकास्ट में। तो इस पॉडकास्ट को हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि पहले हम कोशिश करेंगे कि आपकी थोड़ी इनिशियल लाइफ को समझें। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी की थोड़ी स्ट्रगल्स, फिर आप रेसमस मंडस मास्टर्स में कैसे सेलेक्ट हुए, फिर अब आप जो करंटली पीएचडी कर रहे हैं इटली में, फिर उस पर आएंगे ताकि लोगों को एक समझ आ सके कि आप बीइंग अ पाकिस्तानी, एक एक जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो कैसे बाहर आते हैं, कैसे उनकी जर्नी होती है। तो सबसे पहले खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा बताएं अपने बारे में कि आपकी इब्तदाई तालीम कैसी हुई और आपने कैसा वक्त गुजारा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ वक्त गुजरा। शुरू से क्लास 1 से लेके तकरीबन मैट्रिक तक मैं वाकेंट में ही था। उधर ही मेरे फ्रॉम बर्थ मैं मैट्रिक तक वाकेंट में ही रहा। और ऑल्दो मैट्रिक में मेरे कुछ ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे, इसलिए एडमिशन लेना ज़रा मुश्किल हो गया था वाकेंट में। इसलिए उसके बाद फिर मैं मिसाली ज़करिया हायर सेकेंडरी स्कूल मुजफ्फरगढ़, उधर मैंने मुजफ्फरगढ़ उधर मुझे एफएससी में एडमिशन मिला। वहाँ से मैंने एफएससी की। उसके बाद फिर मैंने एयर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग शुरू कर दी। और एयर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग के बाद, और एयर यूनिवर्सिटी में कुछ ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स नहीं थे मेरे, तो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने ईएमई से मास्टर स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे आऊँगा कि इंटर के बाद जो यूनिवर्सिटी की स्ट्रगल होती है पाकिस्तान में लोगों की, एक तो उनको पता नहीं होता कि उन लोगों को करना क्या चाहिए। आपने उस वक्त ये डिसाइड कैसे किया कि आपको एक तो इंजीनियरिंग करनी है? इस पे अगर आप थोड़ी बात बताएं, क्योंकि हमारी जब डिस्कशन होती रहती है तो आप कहते हैं कि आप फिज़िक्स की साइड पे जाना चाहते थे। तो इस पे अगर आप थोड़ी बात करना चाहें तो आपने इंजीनियरिंग में क्यों किया, और जिन लोगों को पता नहीं होता उस वक्त वो करना क्या चाहते हैं और जाते जिस फील्ड में, उनको कैसे थोड़ा एक्सप्लोर करें। असल में पाकिस्तान में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आप एफएससी कर लेते हैं तो उस टाइम स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए कि उन्होंने आगे किस फील्ड में परस्यू करना है, किस फील्ड में जाना है और उनके इंटरेस्ट क्या हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है कि एफएससी करने के बाद स्टूडेंट्स को कुछ आइडिया नहीं होता। लोग सब भीड़ चाल में लगे होते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल या मैनेजमेंट। ठीक है, हाँ, ये तीन ही चीज़ें होती हैं। तीन फील्ड्स हमारे पास, चाहे किसी का इंटरेस्ट हो या ना हो, वो सोसाइटी के प्रेशर में या पेरेंट्स के या घर के प्रेशर में वो कर लेता है उसका। और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था कि मुझे ऑल्दो उस टाइम कोई इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग में, लेकिन मुझे पता भी नहीं था। मुझे इंटरेस्ट था थियोरेटिकल फिज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स इसमें, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरह करना है। और मेरे पास भी तीन ऑप्शन ही थी। ऑल्दो घर की तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन सोसाइटल नॉर्म्स बन जाते हैं। बन गए थे कि या इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है, या फिर थर्ड ऑप्शन मैनेजमेंटल है। तो मैंने इंजीनियरिंग शुरू कर दी। और इंजीनियरिंग करने के बाद अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये मेरी चीज़ नहीं है, ये मेरी चीज़ नहीं है। और अच्छा। और ये भी अब एक नॉर्म है पाकिस्तान में कि लोग इंजीनियरिंग करने के बाद डिसाइड करते हैं कि यार अब इंजीनियरिंग तो कर लिया, अब क्या करें, अब ज़रा ज़िंदगी में करना क्या है वो देख लिया। अच्छा, फिर तो बस इंजीनियरिंग तो फिर कोई मुश्किल से ओकी सोकी करके करेगी। उसके बाद फिर ऑल्दो मैं क्योंकि फ़िज़िक्स की तरफ इंटरेस्ट था, तो फिर मैं फ़िज़िक्स की काफ़ी चीज़ें पढ़ता रहता था, बुक्स वगैरह फ़िज़िक्स से रिलेटेड पढ़ता रहता था। तो फिर मैं अपनी फ़ील्ड को आहिस्ता आहिस्ता, ऑल्दो मेरी फ़ील्ड अभी भी इंजीनियरिंग की है, लेकिन कुछ हद तक मैं उसको फ़िज़िक्स और इंजीनियरिंग को के दरमियान में ले आया हूँ। मतलब आपके कहने का मतलब ये कि लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने अर्ली एजेस से ही एक अपना इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश, कि इसमें शौक है उसको ही परसू करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर उसमें जो कहते हैं ना कि पैशन और जो आपकी जॉब या जो शौक है एक ही चीज़ बन जाए तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है, काम करने में भी मज़ा आता है। ऐसे ही है कि अगर आपका शौक और आपका काम एक ही हो तो फिर काम नहीं रहता, वो शौक बन जाता है, पता नहीं लगता। इसमें स्टूडेंट से ज़्यादा जो रोल टीचर्स का और पेरेंट्स का होता है। आपको अर्ली लाइफ से ही एटलीस्ट थोड़ा हर फील्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को जब वो इंजीनियरिंग कर लें या इंटर कर लें तो उसके बाद उन्हें आइडिया हो कि हम किस तरफ जाएंगे, तो हमें एट दी एंड गोल क्या मिलेगा। और फिर दूसरा, नॉर्म्स को भी थोड़ा ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि बेशक स्टूडेंट्स को आइडिया हो भी, लेकिन जब नॉर्म्स बने होते हैं सोसाइटी के कि जॉब्स इसी की मिलेंगी, ऑल्दो ये भी एक झूठ है कि इंजीनियरिंग की जॉब मिलती हैं, अब तो उसकी भी नहीं मिलती, नो डाउट। तो जब तक ये सारा ओवरऑल एक बैलेंस नहीं होगा तब तक ये मुश्किल है। अच्छा, ये सवाल करने का मकसद था मेरा, क्योंकि
ये इसलिए मैंने सवाल किया कि हम इस चीज़ को कनेक्ट करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ से कि क्योंकि आपने कहा कि आपका इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग में, आपका फिज़िक्स में था, लेकिन आपको उस वक्त पता नहीं था, वो यूनिवर्सिटी के बाद पता लगा। अब जब आप एयर यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर्स हुई, तो जब आप बैचलर्स कर रहे थे तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं था इंजीनियरिंग में, तो वहाँ टाइम कैसा गुजरा? क्योंकि इंजीनियरिंग कोर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उनको कैसे कोप अप किया आपने? इस पे अगर थोड़ा यूनिवर्सिटी की 4 साल पे थोड़ा अगर आप गौर फिक्र करें, किस तरीके का टाइम रहा, कैसे दो मेमोरीज थी? सब्जेक्ट्स तो मुश्किल होते हैं, नो डाउट। लेकिन यूनिवर्सिटी के 4 साल तो पता भी नहीं चला किस तरह गुजर गए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाके आपकी सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, ऑल दो दोस्तियाँ बन जाती हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मैंने तो यूनिवर्सिटी के 4 साल एंजॉय किया, एंजॉय फुल लेवल पे। मतलब मैंने पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा कोई फोकस नहीं किया है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पे, और मतलब चिल ज़्यादा किया? ज़्यादा मैंने एंजॉय किया, और इसीलिए एट द एंड मेरा जीपीए भी उसको रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, अगर आप जीपीए बताना चाहें अपना, तो क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप ये चीज़ बताएंगे तो इससे बहुत लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि जिस पोजीशन पे आप अभी हैं। जीपीए मेरा 2.6 था। चलें यार, आप लोगों का दो भी होता है, आप उससे परेशान ना ले। मैं नहीं बता रहा मेरा कुछ ज़्यादा अच्छा था तो वो इंस्पिरेशन नहीं जाएगी। अच्छा, 2.67 के बाद 6.1 मीन्स हमें ज़्यादा बढ़ा रहा था। 6.1 के बाद भी आपने वहाँ से मास्टर्स भी किया, आप बता रहे थे, तो वहाँ से मास्टर्स क्यों किया पहले तो ये बताएं। और आप बता रहे थे कि बीच में जो आप अदर एक्टिविटीज़ फॉलो करते थे यूनिवर्सिटी में, क्या आपकी लाइफ में आया, आपकी पर्सनैलिटी में उसका कोई इन्फ्लुएंस है? अभी आप समझते हैं कि आपने जो पढ़ाई नहीं की, क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि अगर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा कैरियर तबाह हो जाएगा। अदर एक्टिविटीज़ में जैसे इन्वॉल्व को करिकुलर में हो गए, कोई कहीं से कम्युनिकेशन स्किल सीख लेता है, इंटरपर्सनल स्किल सीख लेता है। आप समझते हैं कि इन सारी एक्टिविटीज़ में जिसमें आप इन्वॉल्व थे उससे आपकी पर्सनल ग्रूमिंग हुई? ऑल्दो मैं ऑफिशियली तो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन मैं वैसे स्पोर्ट्स में बहुत इन रहता था, खेलता रहता था, और उसके अलावा मैं खुद से बुक्स पढ़ता था, किताबें पढ़ते था। और मेरा ख्याल है कि मुझे कोर्स की बुक से मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं सीखा, या इंजीनियरिंग के लेक्चर्स लेके मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं सीखा। जो कुछ मैंने किया वो मैंने ज़्यादातर बुक्स पढ़ के ही सीखा है। और यहाँ पे भी जब आप इंटरव्यूज़ वगैरह देते हो, या आगे पीएचडी के लिए, या इवन पीएचडी के बाद जॉब्स के लिए इंटरव्यू देते हो, तो ऑल्दो एक टेक्निकल इंटरव्यू होते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट कम होता है एज़ कम्पेयर टू आपके जो इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, जो उसका इंटरव्यू होता है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि जो प्रोफेसर या जो कंपनी आपको हायर कर रही होती है, और वो इस माइंडसेट में होते हैं कि अगर बंदा सीखने वाला हुआ तो हमें सिर्फ 5-6 महीने सिखा लेंगे। नो डाउट। अगर वो सीखने वाला हुआ और उसके अंदर इस तरह के इंटरपर्सनल स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स हुए, तो इसलिए मेरा ख्याल है जॉब के लिए ये दूसरे स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी है। दो टेक्निकल स्किल्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन दूसरे स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, मास्टर्स क्यों किया पाकिस्तान से जब बाहर ही आना था आपको? उसकी कोई एनी पर्टिकुलर रीज़न? ये कोई एक ऐसे तो नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि यार अगर आपका CGPA कम है तो आप मास्टर्स कर लें, चीज़ें कंपनसेट हो जाती हैं, तो ये रीज़न था या वैसे ही आपने वहाँ से मास्टर स्टार्ट किया था? जब मैंने मास्टर स्टार्ट किया था तब ऐसा कोई माइंड में ऐसा कोई थिंकिंग नहीं थी? कोई थिंकिंग नहीं थी। मैंने तो मास्टर स्टार्ट कर दिया था कि जॉब्स मिल नहीं रही है तो इसलिए, तो जॉब्स मिलती नहीं है तो मास्टर स्टार्ट कर दिया मैंने। और ड्यूरिंग मास्टर्स ही फिर मैंने आगे पीएचडी की तरफ या इसको परस्यू करना शुरू कर दिया। और मास्टर्स जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद फिर मैंने अप्लाई वगैरह करना शुरू किया, और उसी वक्त मेरे नज़र से एरास्मस स्कॉलरशिप गुजरी, जिसमें मैंने अप्लाई किया और उसमें हो गया, तो मैं बाहर आ गया। फिर वहाँ से मैंने चलें यहाँ पे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल जोड़ूंगा कि आपने कहा कि आपने एरास्मस में अप्लाई किया और आपका हो गया, मींस आपने डबल मास्टर्स की, राइट? और उसके बाद अभी, अच्छा, एरास्मस में आपने अप्लाई किया तो आपने बताया कि आपका CGPA भी कम था लेकिन आपने मास्टर्स किया था, तो एरास्मस में आप, क्योंकि एरास्मस लोगों के ख्याल में बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, ओपन मेरिट होती है, सीटें बहुत कम होती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बीइंग अ एवरेज स्टूडेंट आपको किस चीज़ ने हेल्प किया एरास्मस में, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है? एरास्मस में पहली बात कि जो CGPA है वो इट्स नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। एग्जैक्टली, आई एग्री। सबसे ज़्यादा सबसे जो पहली चीज़ वो देखते हैं वो आपकी कंपैटिबिलिटी देखते हैं। Exactly. और वो आपकी फील्ड देखते हैं कि आपकी फील्ड की रेलेवेंसी कितनी बनती है जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो। तो क्योंकि मैं अप्लाई फोटोनिक्स में किया था और मेरा जो मास्टर्स था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड फोटोनिक्स से रिलेटेड था, तो इसलिए उस चीज़ ने हेल्प किया। उसके अलावा फिर मेरे पब्लिकेशंस थी, very nice कॉन्फ्रेंस पेपर्स थे 2,
जो और वैल्यू ऐड करते हैं। उसके अलावा फिर GRE वगैरह दिया हुआ था मैंने, तो वो भी वैल्यू ऐड करता है। तो CGPA को आप कंपनसेट कर सकते एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, थ्रू पब्लिकेशन पब्लिकेशंस, पब्लिकेशन पब्लिकेशंस, सर्टिफिकेशन। एग्जैक्टली। तो इस चीज़ से आप CGPA को कंपनसेट कर सकते हो एरास्मस के लिए, लेकिन रेलिवेंसी आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। मतलब हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि क्योंकि मैंने काफ़ी अपने दोस्तों को या बहुत सारे लोगों को परेशान होते हुए देखा है, वो कहते हैं कि यार 2.5 CGPA हम बाहर नहीं आ सकते। लेकिन जब मैं आपसे मिला, जब आपसे बात हुई, तो यहाँ जो आप अभी बातें बता रहे हैं कि उन चीज़ों को कंपनसेट किया जा सकता है। जैसे आपने बताया एक GRE दे दो, GRE एक बहुत कॉम्पिटिटिव चीज़ होती है, आप उससे अपने रिसर्च पेपर्स आपको हेल्प करते हैं जैसे आपको किया। और आपने बताया कि आपको एक मास्टर्स जो रिलेवेंस था, तो जब आपने मास्टर्स किया उसमें अच्छी CGPA आ गई, कितनी थी उसमें? उसमें 3.5। माशाल्लाह, देखें बहुत इंप्रूवमेंट थी। तो मतलब फिर जो टॉप ग्रेड होता है तो आप उससे कंपनसेट कर लेते हैं। तो मतलब डू एंड डाई की सिचुएशन नहीं होती, हम लोग चीज़ों को कंपनसेट कर सकते हैं किसी दूसरे तरीकों से। तो मेरा नहीं ख्याल है कि लोगों को परेशान होना चाहिए इस मामले में, मतलब अचीव कर सकते हैं लोग। ऐसा ही है, क्योंकि मैं खुद जब अपने दोस्तों को बताता था जो अंडर ग्रेड के में यकीन ही नहीं करते, यकीन ही नहीं करते थे यार तो तुम इधर किधर पहुंच गए। क्योंकि एक माइंड सेट है कि अगर आपका एक दफ़ा अगर आपका CGPA कम आ गया या ग्रेड्स कम आ गए तो आप फॉर लाइफ आप नहीं कर सकते कुछ, ऑल्दो ये चीज़ गलत है। मैं इसी इसी बात पे आ रहा हूँ। एक हमारे जहनों में सवाल होता है कि हम अमूमन देख रहे होते हैं, अमूमन हमारे जो टीचर्स भी होते हैं वो कहते हैं कि जो लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट होता है क्लास में, उसको कहते हैं कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। या जैसे अगर आपका सेंस लिया जाए 2.5 है तो लोग इन लोगों को समझते हैं आप कुछ नहीं कर। लेकिन मैं समझता हूँ आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मास्टर्स किया, विच इज़ वन ऑफ द कॉम्पिटेटिव फील्ड, वो इतनी ईजी नहीं है सबके। उसके बाद अभी फोटोनिक्स में कर रहे हैं या सिग्नल प्रोसेसिंग आपकी फील्ड। तो आप क्या समझते हैं जिन लोगों को हम लोग पहले ही डिस्कार्ड कर देते हैं ऐसे कि यार तुम कुछ नहीं कर सकते, या उसकी ये रीज़न होती है कि क्योंकि उनका उस वक्त इंटरेस्ट नहीं होता उस फील्ड में, या वो बाद में रियलाइज़ करते हैं अपनी चीज़ों को कि नहीं मुझे अब रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। क्या फैक्टर होता है इन चीज़ों में, क्यों डिस्कार्ड करते हैं हम लोगों को? ऑल्दो मुझे भी बहुत सारे प्रोफेसर्स ने मेरे ऐसे बोला था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन ये मिक्सचर होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि उन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं होता उन चीज़ों में जो उस टाइम टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो वो जब इंटरेस्ट नहीं देंगे तो वो उसको सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। और सम सूनर और लेटर इंसान को रियलाइज़ भी होना शुरू हो जाता है कि यार अब कुछ कर लो, कि अब कुछ कर लें सीरियस होना पड़ता है। जो कि मेरे साथ केस था कि ऑल्दो मैं अंडरग्रेड में इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन उसके बाद जब मास्टर्स में आया तो मैं फिर थोड़ा सीरियस हो गया बंदा, चीज़ों को लेने स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से मेरा मास्टर्स में कुछ इंप्रूवमेंट आई और फिर मैं बाहर निकल आया। तो ये कम्बिनेशन होता है कि आपको सीरियसनेस भी आ जाती है और इंटरेस्ट भी। अच्छा, यहाँ से एक और सवाल की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी इस जर्नी से गुजरा हूँ, तो मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब आप किसी चीज़ में अप्लाई करते हैं, चाहे आपने एरास्मस में अप्लाई किया या मल्टीपल PhDs में अप्लाई किया होगा, तो आपको रिजेक्शंस आई होंगी, ठीक है। और ये मैं समझता हूँ फेल्योरिटी एक सक्सेस का मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। तो आपने उससे कैसे कॉप अप किया? दूसरे लोग भी अगर इस फेज से गुजर रहे हैं तो वो इससे कैसे निकलें? इसकी अगर कोई आपने क्या फार्मूला आपने अपनाया था? फार्मूला कोई भी नहीं था, जस्ट कंसिस्टेंसी। बेशक रिजेक्शंस होती हैं या नहीं या जो भी होता है, लेकिन मैं एटलीस्ट दिन में 3 से 4 प्रोफेसर्स को लाजमी मेल करता था, ईमेल, आफ्टर कंप्लीटिंग माय फर्स्ट मास्टर्स। और ऑलमोस्ट 80 या 90 प्रोफेसर्स को मेल करने के बाद मुझे पहली दफ़ा रिस्पांस आया। ये बहुत बड़ा नंबर है, और लोग हमारे 10 को करने के बाद कहते हैं कि रिप्लाई नहीं आ रहा। पहली दफ़ा रिस्पांस आया था कि अंदाजा लगाएं यार। हमारे, और रिस्पांस भी ये था कि हमारे पास पोजीशन नहीं है। वाह तो इसलिए बस यही है कि आप करते रहें, सूनर और लेटर रिस्पांस आता है और मिल जाती है मोस्टली। यार मुझे ये लगता है कि मोस्टली हम लोग जो साउथ एशियन लोग हैं, मैं पाकिस्तानी कहूँ, हम लोगों में पेशेंस नहीं है, पेशेंस की बहुत कमी है। हमें 4 जगहों से रिजेक्शन आ जाता है, हम कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो मुझे टू बी ऑनेस्ट आपकी जब मैं जर्नी को देखता हूँ ना, मुझे एक एग्जाम्पलरी जर्नी लगती है कि एक जो है ना अप्स एंड डाउन्स, फिर इतनी ज़बरदस्त जर्नी पे आके पहुँचना, तो ये एक लेसन देती है दूसरे लोगों को कि जो CGPA भी कम है वो भी कर सकते हैं। इतनी रिजेक्शंस के बाद फिर भी बंदा एक जगह पे आता है, तो एक कंसिस्टेंसी, ये चीज़ें इंसान को मतलब हार नहीं माननी चाहिए, आसान लफ्ज़ों में कहा जाए। ऑल्दो इट्स ट्रू कि ऑल्दो ये टाइम काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, No और doubt. मैं खुद इस टाइम से गुजरा हूँ और मुझे आइडिया है कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है, स्पेशली इन पाकिस्तान के, जहाँ पे आपके पास कोई और ऑप्शंस भी नहीं होते। स्पेशली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बाय PhDs में, तो बहुत
चलो कुछ लोग तो होते हैं जो साथ पार्ट जॉब कर रहे हैं और कोशिश कर रहे थे निभाने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पाकिस्तान में जॉब्स नहीं होती। आई वॉज वन ऑफ दैम। तो और कोई ऑप्शन नहीं होती, लेकिन जब और कोई ऑप्शन नहीं होती, जब ऑप्शन ये करते उसी में हाँ, बंदा लगा continue साइकिल चलता रहता है वो। करता है, और ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है, लेकिन इसको करना पड़ता है और इससे हो जाता है। चलें, ज़बरदस्त। मास्टर्स के बाद पीएचडी क्यों किया, क्यों करने का सोचा, क्या वजह थी? क्योंकि लोग जॉब भी करते हैं, अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग वो कहते हैं नहीं मैंने जॉब करनी है, क्यों पीएचडी की तरफ आए, क्या वजह थी? मास्टर्स के बाद पहली चीज़ तो मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा स्टडी से रिलेटेड, रिसर्च वर्क में इंटरेस्ट है। मतलब मेरे से कोर्सेज पढ़ना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है, पढ़ के एग्ज़ाम देना, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी। लेकिन रिसर्च की फील्ड में मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि उसमें हम डेली नए प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, नई चीज़ को देखते हैं, और वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू कि मैं रेपिटेटिव काम करूँ। तो इसलिए मेरा ये शौक़ था पीएचडी करने का। तो मैंने चलिए, अभी मैं चाहूँगा कि अगर तुम मतलब आप थोड़ा पीएचडी का बताएं, कहाँ से कर रहे हैं आप, और उससे भी इंटरेस्टिंग जो मुझे लगता है कि आप जिस टॉपिक पे करंटली काम कर रहे हैं उसका अगर थोड़ा लोगों को बताएं कि वो किस चीज़ के बारे में है और क्या कर रहे हैं आप थोड़ा, क्योंकि उससे एक जर्नी क्लियर होगी कि आप कहाँ से आते हैं, अभी किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, एक डायमेंशन क्लियर होता है लोगों को। सो जो मेरा पहला मास्टर्स था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का था, और जो मेरा दूसरा मास्टर्स था फोटोनिक्स में। का था। फोटोनिक्स के बारे में थोड़ा बोलना चाहेंगे, क्योंकि फोटोनिक्स एक मुझे लगता है कि लोगों को अभी तक पता नहीं कि फोटोनिक्स है क्या। फोटोनिक्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम टेलीकम्युनिकेशंस में जो पुरानी हम टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते थे, जिसमें आरएफ टेक्नोलॉजीज़ थी, तो वो हम यूज़ करते थे इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को हम यूज़ करते थे फॉर कम्युनिकेशन। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड है वो स्लोअर है एज कम्पेयर टू फोटॉन। लाइट इज़ द फास्टेस्ट, इसकी स्पीड सबसे तेज़ है दुनिया में। तो हम फोटॉन्स को यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, और यही चीज़ हमारी यूज़ होती है इन ऑप्टिकल फाइबर्स और इन नेटवर्क्स जो सेंसिंग, माइक्रोवेव रेडार्स, बिल्कुल सो एंड सो फोर्थ। तो इसलिए, और सेकंड मास्टर्स मेरा इस फील्ड पे था। तो अब जो मैं पीएचडी कर रहा हूँ वो है माइक्रोवेव फोटोनिक्स पे। बेसिकली उसकी डोमेन है फोटोनिक टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या आरएफ कंपोनेंट्स की रियलाइजेशन, और उसमें जो मेरा टॉपिक है वो रेडार्स है, माइनो रेडार्स। और बेसिकली मैं ज़्यादातर काम कर रहा हूँ माइनो रेडार्स की सिग्नल प्रोसेसिंग पे, और ये टॉपिक जो है वो कम्बिनेशन है फ्रॉम माई फर्स्ट मास्टर्स एंड फ्रॉम माई सेकंड मास्टर्स। तो इस पे मैं आऊँगा, क्योंकि ये अच्छा, हम लोग ये समझते हैं अमूमन के, जैसे आपने बताया कि आप करंटली काम कर रहे हैं जो फोटोनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मर्जर है, ठीक है। हम लोग ये समझते हैं कि जो भी काम हम लोग कर रहे होते हैं वो फालतू कर रहे हैं, वो किसी काम का नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि जो भी काम, जैसे आपने पहली मास्टर्स की फिर दूसरी मास्टर्स की, अब जो पीएचडी कर रहे हैं वो मर्ज है दोनों चीज़ों का, तो इससे क्या मैसेज जाता है कि वाकई जो भी चीज़ होती है वो यूज़फुल होती है इन सम वे और अदर वे, कहीं ना कहीं काम आ रही होती है। ये हम लोग क्यों इस तरीके से समझ, मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ आप सीखते हैं तो वो लर्निंग है, कहीं ना कहीं काम आती है। फॉर श्योर जो भी चीज़ हम करते हैं वो कहीं ना कहीं काम आती है, और मैंने अंडरग्रेड में या मास्टर्स में या सेकंड मास्टर्स में जो कुछ भी पढ़ा है वो मेरे पीएचडी में काम आ रहा है। ऑल्दो अब जब मैं पीएचडी में करूँ मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं यूजलेस काम कर रहा हूँ, वो फील होता है लेकिन सूनर और लेटर ये ज़िंदगी में काम आता है, और ये जब आप आगे उस फेज से निकल जाते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी जो हम। हाँ, नो डाउट। अब मैं थोड़ा डिस्कशन को पढ़ाई वढ़ाई से थोड़ा हटा के हम इटली पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी आप ट्रैवल भी करते हैं, यूके में भी लाइफ आपने स्पेंड की है काफ़ी जगहों पे। तो इटली की लाइफ कैसी है एज अ पीएचडी स्कॉलर के लिए, या जो पाकिस्तानीज आते हैं, इन एवरी एस्पेक्ट, फैमिली के टर्म्स में, घूमने के टर्म्स में, एक्सपेंसेस के टर्म में, उसको अगर थोड़ा। इटली पर्सनली मुझे घूमने इन टर्म्स ऑफ टूरिज़म इटली बहुत अच्छा है। मुझे यूके या जापान इन सबसे अच्छा लगे इटली। लेकिन इन टर्म ऑफ रहने के लिहाज से अगर आपके पास ऑप्शन है यूके और इटली, और अगर आप ऑफर्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो आई वुड प्रेफर यूके, क्योंकि उसमें मेन चीज़ होती है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, और मुसलमानों की वो बहुत ज़्यादा है, कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है मुसलमानों की, स्पेशली पाकिस्तानी हमारे लिए इजी होता है वहाँ सेटल इंटीग्रेट होना ईजी होता है। लेकिन इटली में लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है और हमारे लिए इंटीग्रेट होना मुश्किल है। लेकिन वैसे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, नो डाउट।
बिल्कुल ओपन लोग हैं, कोई मतलब जिस तरह का हमें प्रॉब्लम होता है या हमारे दिमाग में परसेप्शन बनी होती है रेसिज्म की, ऐसा कुछ भी यहाँ इटली में नहीं है, स्पेशली इटली में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पर्सनली आई लाइक इटली, आई लाइक लिविंग इन इटली, बट ओनली थिंग दैट आई सफ़र इज़ दैट ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस इन इटली। वो बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर आपने फैमिली बुलानी है तो आप कौन से ब्यूरोक्रेटिक मसले हैं, थोड़ा अगर उसको डिस्कस करना चाहें, क्योंकि ये इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि अगर आप यूरोप में रह रहे हैं तो यूरोप इज़ लाइक हेवन। ऐसे नहीं है मेरे ख्याल से। आप द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट गोइंग टू इटली, आपके वीज़ा प्रोसेस से लेके आप यहाँ पहुँचने तक, रेजिडेंस परमिट, हेल्थ इंश्योरेंस, हर चीज़ के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक हैसल है और वो एक बहुत हेक्टिक टास्क है। वीज़ा प्रोसेस में भी तकरीबन मैंने ऑल्दो पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई नहीं किया था, लेकिन जो मेरे दोस्त वगैरह पाकिस्तान से आए हैं तो मुझे यही बताते हैं तकरीबन 3 से 4 महीने का प्रोसेस है वीज़ा प्रोसेस। हाँ, मतलब और जिसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है। और उसके बाद जब आप यहाँ आ जाते हैं तो फिर आपको रेजिडेंस, सबसे पहली चीज़ आपको रेजिडेंस परमिट बनवाना, और रेजिडेंस परमिट आप समझ लें कि आपको 7 से 8 महीने का प्रोसेस है रेजिडेंस परमिट। वो भी फिर और तरीके ढूंढने पड़ते हैं उसके भी तरीके ढूंढने पड़ते हैं। और उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, ऑल्दो अब बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो जिसकी वजह से कुछ थोड़े आसानी हो गई है, सिल्वर लाइनिंग ऑफ कोविड, जिस वजह से आसानियाँ हो गई और ऑनलाइन काम हो जाते हैं। लेकिन आज से 3-4 साल पहले तक तो हर चीज़ के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको जाना पड़ता था ऑफिस, वहाँ किसी क्लर्क के साथ बहस करनी पड़ती थी और फिर आपको लैंग्वेज भी नहीं आती थी और उनको इंग्लिश नहीं आती, आपको इटालियन नहीं आती, तो वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन मसले भी, लेकिन प्रॉब्लम है। और इट्स नॉट लाइक कि आप यूरोप में जाएंगे तो आपको सब कुछ ही लाइक इजीली हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ भी उसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन, इस तरह के हैसल से प्रॉब्लम्स। इसके मैं एक और क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जो मुझे फील होता है कि जो लोग यूरोप में रहते हैं ना, तो जो पाकिस्तान में होते हैं या इंडिया में कहीं पे भी होते हैं, वो लोग ये समझ रहे होते हैं कि इनके पास कोई पैसों की बोरियां भरी हुई होंगी ठीक है, और इनकी कोई ज़िंदगी इतनी आलीशान होगी, ये इस तरीके से घूम रहे होंगे। बस वो देखते हैं कि आज ये स्पेन जा रहा है, कल नीदरलैंड जा रहा है, कल बेल्जियम जा रहा है। वो ये समझते हैं कि मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी बहुत अमीरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, मतलब टाइट किस्म से रहते हैं, पैसों की इनके पास कोई कमी नहीं होगी। तो आपका क्या व्यू, क्या वाकई ऐसा है कि हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, या जिस तरीके से यूरोप का इमेज दिया जाता है, क्या समझते हैं आप इस पे? असल में पाकिस्तान में लोग जब यूरोप में से किसी की सैलरी देखते हैं तो वो पहले उसको देखते हैं पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट कितने होते हैं। ऑल्दो पाकिस्तानी रुपये में तो कन्वर्ट करके वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि यहाँ पे एक्सपेंसेस मोर देन 60% जो आपकी सैलरी है वो तो आपके रेंट में चले जाती है। उसके बाद आपकी डेली लाइफ, आपका ट्रैवलिंग, आपका खाना पीना, बिल्स, तो वो आपकी 70 to 75% सैलरी तो आपकी, मतलब आप साइकिल वो लेते हैं और ये देते हैं। और जहाँ भी आप जाओ तो उन्होंने कैलकुलेट किया होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उनका मंथली एक्सपेंस कितना होगा, वो उससे 100-200 यूरो ऊपर बढ़ा के दे देते हैं और हम खुश हो रहे होते हैं। हम क्योंकि उसको जब पाकिस्तान में होते हैं तो हम उसको पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करके देखते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो फिर रियलाइज़ होता है कि ऐसा नहीं है। सही बात है। अब जैसे आपने ये पॉइंट किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो मैंने भी मेरे साथ भी बात हुई है, वो कहते हैं कि यार अगर मैं डेनमार्क जा रहा हूँ 2500 मुझे यूरो मिल रहे हैं, अगर मैं नीदरलैंड जा रहा हूँ 2200-2300 यूरो मिलते हैं। लेकिन जो आपका वैलिड पॉइंट है कि उनको ये नहीं पता कि वो भी पूरी पॉलिसीज़ के हवाले से वो आपको पैसे देते हैं, वहाँ पर रेंट इतनी महंगी है, वहाँ पे खाने पीने के उतने अखराज आते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको वही 200-300 बचते हैं। अभी मैं नीदरलैंड जा रहा हूँ पीरियड अब्रॉड के लिए, और ऑल्दो नीदरलैंड्स में सैलरी ज़्यादा है इटली से, तकरीबन 60 to 70% ज़्यादा है। लाइक इधर अगर आपको 1200 मिल रहा है तो वहाँ 2400 मिलते हैं, 2400 इस तरह मिलता है। लेकिन आपको ये देखें कि यहाँ पे अगर आपको रेंट मिलता है, रेंट आपको पे करना पड़ता है 300 यूरोज़ फॉर सिंगल रूम, तो नीदरलैंड में ये प्राइस है 700-750 तक। तो ये चीज़ लोगों को पहले अंदाज़ा नहीं होता, ये वहाँ जाने के बाद पता चलता है, क्योंकि जब जहाँ सैलरी ज़्यादा होंगी तो वहाँ एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे, नो डाउट। तो ये चीज़ जाने से पहले हमेशा सोचनी चाहिए, जो हम लोग मिस आउट करते हैं। अच्छा, बाहर रहने के कौन कौन से मसले होते हैं? जैसे पाकिस्तान में रहते हैं हम लोग, उसके एक अपना ही मज़ा होता है, अपनी सोसाइटीज़ होती हैं, एक दोस्ती यारी होती है। यहाँ कौन से आपकी नज़र में मसले आप फील करते हैं, कौन सी चीज़ों को मिस करते हैं, स्पेशली बीइंग अ पाकिस्तानी? यहाँ सबसे जो
मेजर प्रॉब्लम होता है बाहर आने का कि यहाँ आपका सोशल सर्कल नहीं होता। नो डाउट। आप 4 से 5 लोगों को जानते हैं या 10 लोगों को जानते हैं और आप उन्हीं से बार बार मिलते हैं। ऑल दो पाकिस्तान में आपका सोशल सर्कल होता है, आप लोगों से मिलते हैं आप। तो ये एक सबसे मेजर पॉइंट होता है जो जिस चीज़ को मैं मिस करता हूँ। दूसरा सेकंड फैमिली, यहाँ आपको अकेले रहना पड़ता है। पाकिस्तान में आपकी फैमिली साथ होती है, आपको सपोर्ट होती है फैमिली की। यहाँ आप ऑल्दो आप अकेले रहने से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, लेकिन फिर भी एक फैमिली सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ नहीं मिलती। यहाँ तो आप अगर बीमार हो गए हो तो आपने खुद ही करना है। यहाँ दोस्त हो तो कोई गनीमत हो जाती है, दोस्त हो तो गनीमत हो जाती है नहीं तो खुद ही जाओ, नहीं तो खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। हाँ ये बात है। अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ट्रैवलिंग करने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों ट्रैवलिंग करनी चाहिए यार? मतलब मैं समझता हूँ ट्रैवलिंग करनी तो चाहिए, लेकिन मैंने तो इतना ट्रैवल नहीं किया। अगर आपसे पाकिस्तान का पूछा जाए, आप हर कोने में पहुँचे हो, आप पहुँचे हुए हैं, गए हुए हैं। यूरोप की बात करें, आपने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, तो क्यों ट्रैवलिंग करनी चाहिए? क्या चीज़ें मिलती हैं हम लोगों को? सबसे जो मैंने जो चीज़ ट्रैवलिंग से सीखी या जो मेरी पर्सनैलिटी में चेंज आया ट्रैवलिंग की वजह से, वो ये है कि पाकिस्तान में जब हम रहते हैं एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही तरह के लोगों से मिलते हैं, ग्रूमिंग नहीं होती, हमारी ग्रूमिंग नहीं होती, हमें डाइवर्सिटी का नहीं पता चलता कि डिफरेंट लोग किस तरीके से सोचते हैं, दूसरी दुनिया में किस तरह के लोग हैं। फिर वहाँ रह के हमें जो कुछ मीडिया में बताता है जिस मुल्क के बारे में, हमें वही एक हमारे दिमाग में माइंडसेट फीड हो जाता है और हम बस उसी पे ज़िंदगी गुजारते हैं। सही बात। लेकिन जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, आप खुद देखते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, तो आप खुद देखते हैं, आप दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो आप दूसरे कल्चर्स को देखते हैं, तो आपका एक विजन ब्रॉडर होता है, जिससे आपको रियलाइज़ होता है कि दूसरी दुनिया में लोग भी हम जैसे ही हैं, और कोई ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं है। और जिस तरह अब आजकल पाकिस्तान और इंडिया का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन अब मेरे बहुत सारे दोस्त इंडियंस हैं। सही बात है। और उनके साथ बिल्कुल इस तरह की हमारी दोस्ती है जिस तरह हम सेम कंट्री से हैं, सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम कल्चर बोलते हैं। तो इसलिए ट्रैवलिंग ये इस बात से मैं भी एग्री करूँगा, क्योंकि मैं इवन मिलान में रिसेंटली एक इंडियन लड़के से मिला, यूके में 2 लोगों के साथ रहा इंडियन से। हम लोगों के यहाँ कितना एक बैड इंप्रेशन दिया जाता है कि ये लोग ऐसे हैं। अगर दूसरे भी यूरोप के कंट्रीज देखे जाएँ, कहते हैं कि यार ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे करते हैं, लेकिन आप जब खुद देखते हैं कहते हैं कि यार जो चीज़ हमें मीडिया पे दिखाई जाती है वो तो बहुत बुरी है। जैसे कि हम अगर पेरिस की बात कर लें, पेरिस कितना अच्छा दिखाया जाता है मीडिया में, ऑल्दो मैं नहीं गया लेकिन आप लोगों से ही सुना है। तो उसका क्या होता है, तो मीडिया का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, जो आप ना शीशा तोड़ते हो बाहर आके चीज़ें पता चलती हैं नहीं यार ऐसे तो है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा अब मैं ये एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि चले हमने ये तो बातें लोगों को बता दी कि कुछ खामियां भी होती हैं बाहर रहने की, अच्छाइयाँ क्या होती हैं बाहर आने की? लोगों को क्यों बाहर आना चाहिए? क्योंकि आप मैं थोड़ी 1-2 पॉइंट बता दूं, फिर आप उसको ज़्यादा फर्दर करें। ट्रैवलिंग आपको इजीली और आसानी से और सस्ती हो जाती है, पाकिस्तान से बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा एजुकेशनल सिस्टम मिल जाता है, आप पढ़ लेते हैं, पैसे से मिल जाते हैं। और कौन सी चीज़ें होती हैं, अगर आप इनको ही थोड़ा कवर करना चाहें, क्यों लोग बाहर आएँ, क्या वजूहत हों जो बाहर आएँ लोग? सबसे पहली चीज़ कि जब तक हम पाकिस्तान होते हैं तो हम सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंट रहते हैं। ये तो बहुत नुक्ते वाला है। अगर हम 30 साल के भी हो जाते हैं तो फिर भी हम अपने पेरेंट्स पे बम्बिनोज रहते हैं। तो बाहर आने के सबसे जो मेजर चेंज आती है और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करते हो, खुद सॉल्व करना सीखते हो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ज़िंदगी में। और उसके अलावा एजुकेशनल सिस्टम भी अच्छा मिलता है, आप अपनी एक रोज़गार मिल जाती है, जो कि पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऑल्दो मुझे अगर मौका मिले तो मैं प्रेफर करूँगा पाकिस्तान रहना, लेकिन बाहर आपके पास एक डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट प्रोफेशनल से आप मिल के और उनके साथ काम करते हो, तो आपका एक विजन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। और फिर अगेन ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इजी होती है। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है तो पाकिस्तान से ट्रैवलिंग करना एक बहुत मुश्किल काम है, वीज़ा ही नहीं लगता। और अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है तो फिर तो बाहर से ट्रैवलिंग करना बहुत आसान काम है। चलें, बहुत शुक्रिया। एक लास्ट सवाल पे मैं आऊँगा, फिर हम इसको रैप अप करेंगे कि आपका मैसेज क्या होगा लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मली लोग आना चाहते हैं? क्योंकि मैं फिर भी ये कहूँगा कि मुझे आपकी एक एग्जेम्पलरी लाइफ लगती है, जिस तरीके से आपने हर्डल्स लिए हैं, इस पीएचडी आपने मास्टर्स रेस्पॉन्स मंडल से की, फिर पीएचडी कर रहे हैं, क्या मैसेज होगा ओवरऑल? क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशंस भी देखी, बहुत सक्सेस भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह से, आप सेटल्ड भी हैं अभी इधर, तो क्या आपकी एक फाइनल मैसेज होगा लोगों को कि वो आएँ और अपनी
उस चीज़ को फोकस करें? मैसेज यही होगा कि जस्ट डोंट स्टिक टू द स्टडीज़ यार वेरी गुड। ओवरऑल स्किल्स डेवलप करें और लाइफ में स्टडीज़ और काम के अलावा एंजॉय भी करें। एग्जैक्टली। और दूसरा, डोंट गिव अप। जितनी मर्जी रिजेक्शंस आ जाएं या जो मर्जी हो जाए, रिस्पॉन्स आए या ना आए, कीप ऑन अप्लाइंग, कीप ऑन ट्राइंग एंड सूनर और लेटर यू विल गेट अ रिस्पॉन्स। यार अगर मैं इस पॉइंट से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मेरे जहन में है, वो मैं समझता हूँ डिस्कस करते हैं, आप उस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस भी करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हो या यहाँ पे लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है। वो कितना ज़रूरी है? वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप 24 आवर्स वर्क मोड में होते हो, स्पेशली पाकिस्तान में हम लोग 24 आवर्स वर्क मोड में ही होते हैं, तो हमारे दिमाग को कुछ रेस्ट भी चाहिए होता है, कुछ एंटरटेनमेंट भी चाहिए होती है, ताकि वो थोड़ा अच्छे तरीके से प्रोसेस करे। और यहाँ पे आप पता नहीं ये चीज़ नोटिस की है कि नहीं, यहाँ पे हर इंसान की वर्क के अलावा एक एडिशनल हॉबी होती है, और वो जो हॉबी होती है वो नियर टू प्रोफेशनलिज्म होती है। कोई अगर पेंटिंग करता है तो वो सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल पेंटर है, कोई अगर स्पोर्ट्स में है तो वो प्रोफेशनली स्पोर्ट खेलता है, खेलने काबिल है, कोई अगर अब जिस तरह मेरे साथ कोलीग्स हैं वो स्टेज एक्टर है और वो सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल स्टेज एक्टर है, और या एक जैसे वो बास्केटबॉल का कोच है, जैसे डॉक्टर सांपो है, वो एक प्रोफेशनल सिंगर है। और इसी तरह हमारे साथ और भी कुछ कोलीग हैं, वो प्रोफेशनल बास्केटबॉल का कोच है। और यहाँ पे लोग साइकिलिंग करते हैं, माउंटेन्स पे क्लाइंबिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, हर चीज़ ये करते हैं। क्योंकि ब्रेन को डिफरेंट एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं अपनी प्रोसेस करने के लिए, और वो जब तक ब्रेन को डिफरेंट एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी तो वो काम में भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएगा। मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे एंड करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से एंड हुआ। थैंक यू हारिस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ तक देखने के लिए। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट।